जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मित्र आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जीके जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 60 प्रश्न रहेंगे और इन 60 प्रश्नों में से अगर आपके 30 प्लस सही होते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी कुछ लेवल तक अच्छी है। ठीक है दोस्तों, अगर 30 के नीचे हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो लेवल की है भैया। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए आपके एग्ज़ाम। हाँ, एक चीज़ बता दें, इसको कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं भैया, कौन कौन मतलब पढ़ सकता है। वर्तमान समय में जिन भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में की बात कर रहे हैं हम, जिनमें भी जीके या जीएस मांगा गया है, वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनकी सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर और पहला प्रश्न देख लेते हैं आज का। कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, चीन, श्रीलंका। देखिए, बहुत स्पीड से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। लगभग ये 60 प्रश्न आपको 15 से 18 मिनट में सॉल्व करा दिए जाएंगे दोस्तों। इससे फास्ट आपको क्लास नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है भैया, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? तो हम आपको बता दें, आप सभी लोग जानते भी हैं कि माउंट एवरेस्ट भैया नेपाल में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप सभी को पता है, लेकिन हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन अथवा समुद्रगुप्त मौर्य। सांची का स्तूप पूछा जा रहा है भैया, किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। तो हम आपको बता दें भैया, सांची का जो स्तूप था उसको भैया सम्राट अशोक ने बनवाया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए है आपका 10, बी है 25, सी है 30 और डी है आपका 35। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम आपको बता दें भैया, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या भैया 25 है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना मतलब जो स्कूलों में भैया भोजन प्रोवाइड किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, वही पूछ रहा है। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो कह रहा है 1995, 1998, 1985 में, 1987 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे भैया। तो हम आपको बता दें, मिड डे मील योजना जो शुरू की गई थी वह आपके 1995 में स्टार्ट की गई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल भैया सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए सीधे सीधे बता देते हैं। ए बी और ओ, जिसमें से सर्वग्राही होता है ए बी और सर्वदाता होता है ओ। सर्वग्राही सर्वदाता का क्या मतलब होता है? चलिए, ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सर्वग्राही का मतलब होता है इन सभी का ब्लड ग्रुप इसको डोनेट किया जा सकता है। और सर्वदाता का मतलब होता है जो सबको ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका भैया, ऑप्शन ए है आपका मार्टिन कूपर, बी है आर्किमिडीज, सी है आपका कार्ल लैंडस्टीनर और डी है आपका वास्को डी गामा। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे, आप सभी को पता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। कह रहा है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए है आपके 500 वाट, बी है आपका 450 वाट, सी है 635 वाट और डी है आपका 746 वाट। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? चलिए फटाफट से बताइए भैया, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए भैया कि 746 वाट के बराबर एक जो है
हार्स पावर होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से नापी जाती है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है एरियोमीटर और डी है आपका कैलिपर्स। दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? बहुत ही सरल प्रश्न है। दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो हम आपको बता दें भैया कि जो दूध में पानी की मात्रा मापी जाती है वह लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। 22 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? आप सबको पता है कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जी तो 98.8 कुछ करके क्या होता है? तो ये भैया फ़ारेनहाइट होता है। टेम्परेचर को, मानव शरीर को नापने के लिए 3 स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक जो है सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में अगर नापना है आपका तो 98 पॉइंट करके कुछ होगा, ठीक है। और अगर सेल्सियस में होगा तो 37 करके होगा कुछ, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे भैया आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, देखिए 10वां प्रश्न है आपका, 9वां प्रश्न है आपका। कह रहा है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका मदर टेरेसा, बी है डेविड जूलियस, सी है मैडम क्यूरी और डी है क्लॉस हैसलमैन। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आप सबको पता होना चाहिए भैया। 2 बार जो है किसने पुरस्कार प्राप्त किया था नोबेल पुरस्कार? तो हम आपको बता दें भैया कि वे आपके मैडम क्यूरी हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है लोकमान्य तिलक गंगाधर। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम आपको बता दें भैया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, तो बी इज ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लास जो है अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है मगध, सी है सीलोन, डी है हस्तिनापुर। पटना का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, फटाफट से बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम आपको बता दें भैया कि जो पटना का प्राचीन नाम था वह आपका पाटलिपुत्र था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन मॉचली, बी है एड रॉबर्ट, सी है कॉर्नाड ज्यूस और डी है आपका चार्ल्स बेबेज। आप सभी को पता है भैया कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को किया गया था। कंप्यूटर से संबंधित थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को दे देते हैं। कंप्यूटर का जन्म जो है, कंप्यूटर का जन्म मान लीजिए, विकास मान लीजिए जो है, या इन्वेंशन मान लीजिए 2400 ईसा पूर्व, 2400 बैक सेंचुरी चीन में किया गया था। लेकिन भैया इसका यूज़ नहीं हो पाया था। इसका यूज 500 बैक सेंचुरी चीन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया था। और आप लोगों को चलिए कंप्यूटर की क्लास नहीं कराते हैं वरना आप लोग लेंथी हो जाएगी। इसका राइट आंसर आपका चार्ल्स बेबेज है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? नागालैंड में, असम में, गोवा में, केरल में। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? आप सभी को पता है भैया कि वह भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें 2 जिले हैं, वह आपका गोवा है, जो कि बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है जो दोस्तों, तो सी का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन, सॉरी जो है इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
हमने प्रधानमंत्री बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा टिक मत कर देना, ध्यान देना। राष्ट्रपति पूछ रहा है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए फटाफट से। राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो हम आपको बता दें भैया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सॉरी, अगर प्रधानमंत्री पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है CH भाभा, डी है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है और डी है आपका डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए फटाफट बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति आपके हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्राइम मिनिस्टर आपके हो गए प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो है उपराष्ट्रपति कौन थे प्रथम? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। तो हम आपको बता दें भैया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वे भैया आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो भैया हम बता ही चुके हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आप लोगों को सबको आता होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, हाँ ये नहीं बताया था, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल अथवा सुचेता कृपलानी। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हम आपको बता दें भैया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे भारत में संविधान कब लागू हुआ? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 15 फरवरी 1946, 16 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950 अथवा 5 जनवरी 1952। चलिए अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, जो है इस प्रश्न का जवाब देने में जो है आपको मान के चलिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। ठीक है भैया, तो हम आपको बता दें कि भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है भैया उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, 26 जनवरी 1950। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? ये तो बड़ा सरल प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अथवा राजेंद्र प्रसाद। तो हम आपको बता दें भारत के संविधान के निर्माता भैया डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रेय जाता है इनका। ठीक है, तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है भैया बिल्कुल उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। 20 प्रश्न हो गए हैं, 20 प्रश्न हो गए हैं और इन 20 प्रश्नों में से किसके कितने सही हुए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से फटाफट से बताइए भैया। उसके बाद आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में 60 प्रश्न रहेंगे भैया, 60 प्रश्न रहेंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए भैया। कह रहा है भूटान देश की राजधानी कौन सी है? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, भूटान देश की राजधानी पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है आपका पुनाखा, बी है तसिरंग, सी है थिम्फू और डी है आपका समतसे। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, भूटान देश की राजधानी कौन सी है? भूटान देश की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, भूटान देश की राजधानी आपकी थिम्फू है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, थिम्फू है भूटान देश की राजधानी। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? ठीक है, अवार्ड की बात की जा रही है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो हम भैया बता दें आपको, यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अशोक चक्र, खेल रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो ये जो भैया होता है ये आपका भारत रत्न होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बहुत से बच्चे भैया पद्म भूषण की तरफ जा रहे थे, पद्म भूषण सर्वोत्तम सम्मान नहीं है, ठीक है। सर्वोत्तम सम्मान पूछा था तो सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन गैस, बी है नाइट्रोजन गैस, सी है मीथेन गैस और डी है हीलियम गैस। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो भैया हम आपको बता दें, जो गुब्बारा होता है उसमें भैया आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, ब्यूटेन व प्रोपेन गैस, इथेन गैस, मीथेन गैस। सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? ये तो सबको पता है भैया कि ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 5, 6, 7, 8 सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? चलिए बताइए भैया। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे आप सब जानते होंगे कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं भैया, 8 ग्रह हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं भैया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह भैया गंगा नदी है। आप सब लोग जानते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। गंगा नदी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। बताइए भैया भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर भैया बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका ब्रॉड ग्रीन, बी है विक्टोरिया, सी है लिवरपूल और डी है आपका स्टॉकटन। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट से बताइए भैया। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भैया हम आपको बता दें कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भैया लिवरपूल है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? हाथी के, भालू के, शेर के, ऊँट के। तो आप सभी को पता है कि जो भैया हाथी होता है उसके शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लौकी की, भिंडी की, बैंगन की, पपीते की। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो आप लोगों को भैया पता होना चाहिए कि जो पपीते की सब्जी होती है उसको खाने से भैया खून, आपका जो ब्लड होता है वो जो है साफ होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 नंबर प्रश्न है भैया। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 210, 210, 230, 250, 350। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको बता दें भैया एक नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। आप लोग कंफ्यूज ये होंगे सर जी जो है मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं तो नवजात शिशु में 350 होती हैं। अरे हाँ भैया, जो नवजात शिशु होता है, नवजात का मतलब तुरंत जन्मा, ठीक है। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें 350 हड्डियां होती हैं। याद रखना भैया, गलत मत कर देना, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1915 में, 1917 में, 1920 में, 1925 में। राष्ट्र संघ की स्थापना पूछी जा रही है भैया, तो हम आपको बता दें भैया राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने सबसे पहली बार कब भाग लिया था? 1931, 1934, 1936, 1941। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो वो भैया आपके 1934 में लिया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? आगरा, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो सलारगंज संग्रहालय भैया आपके हैदराबाद में स्थित है, आप सभी को पता होगा हैदराबाद में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? जल की मात्रा पूछी जा रही है। सबको पता है, यह प्रश्न बड़ा सरल है, यह प्रश्न बहुत ही सरल है, इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? सबको पता है इंग्लैंड को माना जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर भैया बिल्कुल सही हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछा जा रहा है भैया। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है बेंगलुरु, सी है चेन्नई, डी है देहरादून। तो हम आपको बता दें भैया भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वे आपके देहरादून में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका 1931, बी है आपका 1953, सी है 1961 और डी है आपका 1971। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो हम आपको बता दें भैया वह आपके 1971 में हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया आपसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1884, बी है 1889, सी है 1894 और डी है 1890। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो हम आपको बता दें भैया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी वह आपके 1994 में हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है 1994 उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 जनवरी, बी है 11 नवंबर, सी है 21 जनवरी, डी है आपका 14 नवंबर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है भैया चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। सबको पता है, सब बच्चे जानते होंगे 14 नवंबर को, तो स्कूल से जानते होंगे, छोटे बच्चे होंगे तब से जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान, डी है आपका मध्य प्रदेश। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दें भैया घना पक्षी अभ्यारण्य जो है वह भैया राजस्थान में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर भैया बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, सतलुज, कृष्णा, गोदावरी। ये बड़ा सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सबको पता होगा कि भाखड़ा नागल बांध आपके सतलुज नदी पर बनाया गया है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है सतलुज नदी उनके उत्तर बिल्कुल सही है भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, रूस, चीन, जापान। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों भारत का विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हम आपको बता दें वह भैया आपका चीन है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? गोवा, मुंबई, नासिक, लातूर। गोवा,
मुंबई, नासिक, लातूर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी पूछी जा रही है भैया, तो वाह भैया आपकी मुंबई है, सबको पता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे देखिए भैया 40 प्रश्न हो गए हैं, 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस प्रश्न हो गए हैं। तो भैया आप लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। सभी मित्रों से निवेदन है भैया कि क्लास को एक बार शेयर करके, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, क्लास अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए भैया। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस, हॉकी। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए भैया जो धनराज पिल्ले हैं ये आपके हॉकी से संबंधित हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1644, 1646, 1652, 1664। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में, मेघालय में, सिक्किम में, उड़ीसा में। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? आप सबको पता होना चाहिए केरल में स्थित है साइलेंट वैली। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? जापान, ब्राज़ील, मंगोलिया, रूस। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दें भैया गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है मंगोलिया उनके उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ? 1963, 1954, 1959 और 1961। भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है और जो है पेपर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ? तो हम आपको बता दें भैया भारत में टेलीविज़न प्रसारण 1959 में स्टार्ट हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1510 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में और 1610। अभी पूछा गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया अंतर है, ये याद रखिएगा भैया, ये कहीं नहीं है, ये मत समझिएगा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ रहा है ये कब हुई थी? तो आप सबको पता है भैया ईस्ट इंडिया 1600 में स्थापित हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न भैया, 50 प्रश्न होने को हैं। भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1931, 1939, 1925, 1927। भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है भैया। तो भारत में रेडियो प्रसारण आपको बता दें 1927 में प्रारंभ हुआ था, 1927 में। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भैया। 50 प्रश्न हो चुके हैं भैया। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, शनि, बुध, मंगल। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भैया हम आपको बता दें सुबह और शाम का तारा जो है वह आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 310, 325, 340, 365। चलिए फटाफट से बताइए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? या तो भैया केजी नर्सरी वाला सवाल हो गया। अच्छा 365 होते हैं, ये तो आपने टिक कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपको ये लिखा दिख जाए तब क्या करेंगे? अगर बताया जाए कि 366 होते हैं
तो क्या करेंगे उस स्थिति में, आप क्या करेंगे? तो भैया उस स्थिति में करेंगे कि यह लीप ईयर होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें जो है 366 दिन होते हैं उस वर्ष में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? इसमें बताने जैसा कुछ नहीं, 4 सप्ताह होते हैं भैया। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं ये देख लो थोड़ा सा। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 51, 52, 54, 55। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? सबको पता है भैया कि 52 सप्ताह होते हैं, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। 52 सप्ताह होते हैं। कितने भाई ने हमारे गलत किए हैं? देखो बहुत लोग कह रहे हैं 55 नहीं होते भैया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? कुचिपुड़ी, कथकली, घूमर, कोलट्टम। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? आंध्र प्रदेश की तो सबको पता है भैया, इसमें कुछ सोचने जैसा है ही नहीं, कुचिपुड़ी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है कुचिपुड़ी, उनके उत्तर बिल्कुल सही है, कुचिपुड़ी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कारों कब हुई थी? 1899, 1912, 1901, 1930। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो हम आपको बता दें भैया, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 से प्रारंभ हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम पूछ रहा है, देखो बड़ा सरल प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। भरतनाट्यम आपको सबको पता है भैया तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु ऑप्शन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। नहीं सेकंड नहीं है अभी, आप लोग परेशान ना होइए, आपको प्रश्न बहुत कराए जाएंगे। बस ये है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट भैया बनाए रखिए। क्लास अगर आप लोगों के लिए बनाते हैं तो आप लोगों को नैतिक कर्तव्य बनता है कि क्लास को शेयर करके क्लास को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑप्शन ए है आपका 10 जनवरी, बी है 12 जून, सी है 22 जुलाई और डी है 10 अगस्त। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें भैया, विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस ऑप्शन ए है 10 फरवरी, बी है 9 दिसंबर, सी है 21 जनवरी, डी है 31 अक्टूबर। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए भैया फटाफट से बताइए, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें भैया, राष्ट्रीय एकता दिवस आपके 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। 31 अक्टूबर इज़ द करेक्ट आंसर। 31 अक्टूबर इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया, और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेकंड लास्ट प्रश्न है, या अब सेकंड लास्ट है जी, बिल्कुल ठीक है। काबर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? काबल झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? असम, बिहार, केरल, उड़ीसा। चलिए फटाफट से बताइए तो हम आपको बता दें भैया, काबल झील पक्षी विहार जो स्थित है वह आपके बिहार में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न भैया, देखिए 50 प्रश्न हो गए, अच्छा ठीक है 60 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है चलिए, हमने उसी को 49 गिना था। चलिए भैया ये 60 प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं। इनमें से आपके कितने सही हुए हैं या ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे बताएंगे भैया। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो मित्र आप लोग क्लास को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी मित्रगण चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी के लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट, हाँ आपको टाइम बता दें भैया, सुबह आपका जो है, सुबह आपका 10:15 पर एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा, और दूसरा आपका शाम के 2:05
15 मिनट पर एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा। ठीक है मित्र, अगर आप लोगों को टाइम का कोई इशू आता है तो आप लोग बता देंगे, हम उसको इधर उधर घटा बढ़ा देंगे। ठीक है भैया, इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों जो है आप सभी से आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।